नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं इस सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नियुक्तिकरण से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान यानी कि चरण या उस प्रक्रिया के क्या क्या कदम होते हैं, और साथ ही हम देखेंगे भर्ती एवं चयन में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से की जाती है। यानी कि जब हम नियुक्तिकरण करते हैं या स्टाफिंग हम करेंगे तो हमें किन किन कदमों का ध्यान रखना होगा या स्टेप बाय स्टेप उसे हम कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले यहां बात आती है मानव संसाधन नियोजन। नियुक्तिकरण का पहला चरण जो होता है वो होता है मानव संसाधन नियोजन। अब ये क्या होता है? तो देखिए, मानव संसाधन हमें पता है कि हमारा जो उपक्रम होता है, हमारी जो संस्था होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जिसमें मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में हमने देखा है मशीन, यंत्र वगैरह उपकरण जो होते हैं ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही इन भौतिक संसाधनों को चलाने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। तो मानव संसाधन नियोजन जो है वो नियुक्तिकरण का पहला कदम माना गया है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे उपक्रम में किन किन पदों पर भर्ती की आवश्यकता है, या किन किन पदों या किन किन अनुभवी व्यक्तियों की हमें जरूरत है, या किस योग्यता के व्यक्तियों की हमें आवश्यकता है। इसकी पूरी योजनाएं बनाई जाती है, क्योंकि हम अगर भर्ती यहां पर निकालते हैं तो भर्ती किस पद के लिए, कितने पदों के लिए भर्ती हमें निकालनी है, या उसके लिए जो आवश्यक व्यक्ति हमें चाहिए उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उसका अनुभव क्या होना चाहिए, उसका गुण स्तर क्या होना चाहिए। तो इन सभी बातों पे जो विचार या हम बात करें, इन सभी बातों की जानकारी जो एकत्रित की जाती है वो मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत आती है। तो नियुक्तिकरण का पहला चरण क्या होता है? हमें पता है कि जैसे कि नियुक्तिकरण एक पूरी प्रोसेस है, तो उसका पहला चरण होता है मानव संसाधन नियोजन, यानी कि जो मानव संसाधन है हमारा उसका हमें नियोजन करना है, प्लानिंग करनी। दूसरा आता है इसमें कर्मचारियों की भर्ती। देखिए, जब आप मानव संसाधन नियोजन कर लेते हैं, यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि नियुक्तिकरण में हमें किन किन पदों पर भर्ती करवानी है, तो उसके बाद जो अगला कदम होता है वो होता है भर्ती करने का। यानी कि हम समाचार पत्रों द्वारा करें या रोजगार कार्यालय द्वारा या विज्ञापन द्वारा या फिर किसी विश्वविद्यालय में जाकर के या महाविद्यालय में जाकर के हम वो भर्ती करवा सकते हैं। तो हमें मानव संसाधन नियोजन के बाद अगला जो कदम होता है वो होता है भर्ती का। भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत हम समझ चुके हैं कि आंतरिक और बाह्य स्रोत द्वारा हम भर्ती करवा सकते हैं। तो जब मानव संसाधन का नियोजन हो जाता है तो उसके बाद हमें उसकी भर्ती करवानी पड़ती है। तो ये नियुक्तिकरण का दूसरा कदम होता है। तीसरा कदम जो होता है वो होता है कर्मचारियों का चयन। देखिए, हमने भर्ती के लिए जनता में क्या करवा दिया, आवेदन करने के लिए उनको बोल दिया है, तो जनता आवेदन करेगी, या फिर जो उसमें एम्प्लॉय जागरूक ग्राहक है वो क्या करेंगे, उसके लिए आवेदन करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला कदम होता है वो होता है उनका चयन करना, यानी कि सिलेक्ट करना। हमने मानव संसाधन नियोजन में जो अनुभव या योग्यता, हमें किस योग्यता पर आधारित हमारे जो कर्मचारी है वो चाहिए, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। और उसके लिए हम जो एग्जाम लेंगे, परीक्षा लेंगे, या फिर हम कोई साक्षात्कार लेकर के यानी कि इंटरव्यू लेकर के उसका चयन करेंगे। तो ये जो चयन करने का तरीका है ये क्या आता है, इसका अगला कदम माना गया है। यानी कि तीसरा कदम क्या होता है, कर्मचारियों का चयन करना। कर्मचारियों के चयन के बाद अगला जो कदम होता है वो होता है आम आगमन तथा अभिस्थापन। अब सर ये क्या होता है? तो देखिए, आपने जिन कर्मचारियों का, जिन प्रत्याशियों का आपने चयन कर लिया है, उन प्रत्याशियों का अपने स्टाफ के साथ मेल मिलाप कराना, या हम बात करें उनसे परिचय करवाना, ये आगमन और अभिस्थापन में आता है। क्योंकि अगर आप उन कर्मचारियों से, अपने आसपास के कर्मचारियों से अगर उनका परिचय नहीं होगा तो वो शायद काम करने में इतना अच्छा या कार्यकुशलता से काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनके जो भौतिक संसाधन है उनसे भी उन्हें परिचय करवाना। तो ये जो परिचय करवाने का एक टाइम होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, आगमन या अभिस्थापना कह सकते हैं। तो ये भी इस नियुक्तिकरण का एक कदम होता है। इसके बाद अगला क्या कदम होता है, तो जिस जगह पे उसे काम करना है या जो काम उसे करना है, हमने जिन व्यक्तियों की भर्ती कर ली है, जिन प्रत्याशियों की भर्ती कर ली गई है, जिनका चयन हो चुका है और जो उस पद के लिए नियुक्त हो चुके हैं, उन व्यक्तियों को समय समय पे प्रशिक्षण देना और उनका विकास करना, ये भी इसकी अगली प्रोसेस में आता है। तो अगला जो कदम होता है या अगला जो चरण है वो है प्रशिक्षण एवं विकास करना।
इसके बाद का जो चरण होता है वो होता है निष्पादन मूल्यांकन। देखिए, निष्पादन का मतलब होता है कि उस कार्य को खत्म करना। तो हमने जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, हमें समय समय पे उसका निष्पादन मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि मूल्यांकन करने से हमें उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। या हम बात करें, हमने उस व्यक्ति को जिस काम के लिए रखा गया है, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन करने से हमें ये पता चलता है हमें उसकी पदोन्नति करनी चाहिए या पदोन्नति करनी चाहिए या उसका स्थानांतरण करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये निष्पादन का मूल्यांकन जो या निष्पादन मूल्यांकन जो होता है, ये नियुक्तिकरण की प्रोसेस में ही आता है। तो इसका जो अगला कदम होता है प्रशिक्षण विकास के बाद, वो होता है निष्पादन मूल्यांकन करना। अगला जो कदम आता है वो आता है पदोन्नति। देखिए, हमने मूल्यांकन कर लिया और मूल्यांकन करने से ये पता चल गया है कि उस कर्मचारी की जो योग्यता है या गुण स्तर है वो किस लेवल का है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो हम उसे पदोन्नति दे करके भी क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं या अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये भी नियुक्तिकरण में ही के अंतर्गत ही आता है कि आप जिन कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, अगर उनका प्रशिक्षण या विकास द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है तो उनका निष्पादन मूल्यांकन किया जाए, और निष्पादन मूल्यांकन में उसका अच्छा रिजल्ट निकल के आता है तो आप उनकी पदोन्नति भी कर सकते हैं। तो पदोन्नति करना भी क्या होता है, नियुक्तिकरण का ही एक भाग या अंग माना गया है। अगला आता है स्थानांतरण करना। देखिए, अगर आपकी कई ज्यादा फर्में होती है या हम बात करें ब्रांच अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग शाखाएं हमारे उपक्रम की, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे कर्मचारियों को स्थानांतरित करके भी नियुक्तिकरण कर सकते हैं। तो ये भी इसी नियुक्तिकरण की प्रोसेस में आता है कि जो कर्मचारी किसी दूसरे पद, उसी पद पर, या तो देखो स्थानांतरण तीन तरीके से होता है। एक तो उसी पद पर, यानी कि जिस पद पर वो है उस पद पर ही अगले किसी और स्थान पर हम उसकी नियुक्ति कर दें। एक होता है उसकी पदोन्नति करके स्थानांतरण करना, यानी कि आपने उसकी पदोन्नति करके किसी अन्य ब्रांच में आपने हेड बना करके भेज दिया, या उसकी पदोन्नति कर करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो स्थानांतरण के तीन तरीके हो गए, एक तो उसी पद पर, एक पदोन्नति करके, एक पदोन्नति। पदोन्नति क्या होती है, तो उसको नीचे पद पे नियुक्त कर देगा, ठीक है ना। हो सकता है हमने जो निष्पादन मूल्यांकन किया उससे ये पता चला है कि उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को, उस प्रत्याशी को अभी बहुत कुछ सीखना है, यानी कि उसको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हम उसकी पदोन्नति करके क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। तो नियुक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि उस पद के लिए नियुक्त कर देना। नियुक्ति का मतलब होता है कि उसको समय समय पर प्रशिक्षण भी देना है और उसका विकास भी करना है, और अगर जरूरत पड़े तो उसका स्थानांतरण उसकी पदोन्नति द्वारा भी किया जा सकता है। अगला आता है पद मुक्ति। देखिए, जब कर्मचारी किसी कारणवश या फिर उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसका समय समाप्त हो जाता है वहां नौकरी का, या हम बात करें यहाँ उसके कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसे पद मुक्त भी किया जाता है, यानी कि अवकाश ग्रहण कर देना या जबरी छुट्टी दे देना। जबरी छुट्टी क्या होती है, तो थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। जब उपक्रम में कार्य कम होता है, कार्यभार कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाती है, और जब कार्यभार बढ़ जाता है तो उन कर्मचारियों को दोबारा से नियुक्त कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, कि मानव संसाधन का नियोजन करना, उसके बाद कर्मचारियों की भर्ती करना, फिर चयन करना, चयन के बाद कर्मचारियों का आगमन होना कि वो आएंगे, उनका हम परिचय करवाएंगे, इसके बाद उनको समय समय पे प्रशिक्षण और साथ में विकास करना, उनका समय समय पे हमें उनके कार्य का या उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका निष्पादन करना, और उसका निष्पादित कार्य का मूल्यांकन करना, ताकि हमें ये पता लग जाए कि वो ठीक तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से कार्य कर रहा है तो उसकी पदोन्नति करना, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है या उसको कुछ सीखना है, समझना है, तो उसकी पदोन्नति करके उसको उस चीज का ज्ञान देना, उसकी योग्यता में वृद्धि करना ही नियुक्तिकरण की एक पूरी प्रोसेस होती है। और लास्ट में आ जाता है उसको पद मुक्ति देना। पद मुक्ति मतलब उसका अवकाश ग्रहण कर देना। तो ये जो प्रोसेस है ये नियुक्तिकरण की पूरी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। नियुक्तिकरण केवल एक कार्य नहीं है, नियुक्तिकरण एक पूरी प्रक्रिया है, जो कि अगर आप किसी उपक्रम में कर रहे हैं तो आपको इन्हीं स्टेप्स के आधार पर उसकी नियुक्ति करना होगी। आगे चलते हैं और समझते हैं भर्ती एवं चयन में अंतर। देखिए, हमें ये क्लियर हो गया भर्ती क्या होता है। तो भर्ती सिर्फ क्या है, लोगों को एक बुलावा पत्र देना, या हम बात करें लोगों को आमंत्रित करना या जनता को आमंत्रित करना कि आप आइए, हमारे यहाँ पर इन पदों की जगह खाली है, इन पदों पे आप नियुक्त होइए अगर आप इनके लिए योग्य हैं तो जो योग्य व्यक्ति है उनको बुलावा देना। तो चयन क्या है, चयन उन व्यक्तियों को जिनको हमने बुलाया है उनको सिलेक्ट करना उस पद के लिए।
अब थोड़ा सा हम इनको अंतर देख लेते हैं कुछ आधार पर। सबसे पहला आता है ढंग। तो भर्ती क्या है? तो भर्ती संगठन के अंदर तथा बाहर से की जा सकती है। यानी कि भर्ती का ढंग क्या हो सकता है? तो भर्ती के दो तरीके हो सकते हैं। आंतरिक भर्ती हमने देखी है, बाह्य भर्ती हमने देखी है। तो भर्ती के जो ढंग है वो दो तरीके होते हैं। चयन का क्या ढंग है? तो हमने जिन व्यक्तियों को बुलाया है, जिन्होंने आवेदन दिया है, उनको हम साक्षात्कार हेतु बुलाएंगे, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो प्राप्त आवेदनों या साक्षात्कार हेतु बुलाए गए प्रत्याशियों में से चयन करना क्या कहलाता है? चयन करना कहलाता है। अगला आ जाता है रोजगार कार्यालय। अब रोजगार कार्यालय की तरीका क्या है? देखो, रोजगार कार्यालय इस भर्ती के लिए क्या काम करता है और चयन के लिए क्या काम करता है। तो रोजगार कार्यालय भर्ती का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, क्योंकि हम भर्ती करवाएंगे, हम रोजगार कार्यालय की मदद ले सकते हैं। लेकिन चयन के लिए रोजगार कार्यालय की सहायता नहीं ली जाती है। यह कार्य संस्था का कर्मचारी विभाग करता है। चयन का काम कौन करेगा? रोजगार कार्यालय थोड़ा ना करेगा। आपने जिन व्यक्तियों को बुलाया है, इकट्ठा किया है, उनका आप क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं। तो यहां पर रोजगार कार्यालय महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भर्ती के लिए। चयन के लिए रोजगार कार्यालय महत्वपूर्ण नहीं माना गया। अगला जाता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो देखिए, भर्ती में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि केवल आवेदन लेकर भी भर्ती की जा सकती है, साक्षात्कार करना अनिवार्य नहीं है या आवश्यक नहीं है। लेकिन सिलेक्शन हम कर रहे हैं, चयन हम कर रहे हैं, तो हमें उसका इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे योग्य कर्मचारी को नियुक्त करना चाहते हैं जो उस पद के लिए योग्य हैं। जैसे कि चयन के लिए साक्षात्कार आवश्यक होता है। अगला आधार देखा जाए तो अगला आता है विज्ञापन सूचना। तो देखिए, विज्ञापन द्वारा प्रत्याशियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसमें? भर्ती के अंतर्गत। भर्ती जो हम करवाते हैं वो विज्ञापन द्वारा हम करवाते हैं। उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करवा करके भर्ती का कार्य हम पूरा करते हैं। लेकिन चयन, तो चयन के लिए प्रत्याशियों को व्यक्तिगत सूचना दी जाती है, उसके लिए विज्ञापन नहीं किया जाता है। तो विज्ञापन किसके लिए किया जाता है? भर्ती के लिए किया जाता है। लेकिन चयन के लिए हम खुद उनको सूचना देते हैं। हमारे पास जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, एप्लीकेशंस जो आई है हमारे पास कैंडिडेट की, उनको हम सिलेक्ट करके उनको हम कॉल करवाएंगे। तो ये एक प्रोसेस जो होती है कि हम चयन कैसे करवा सकते हैं, उनको सूचना देकर के। और भर्ती कैसे करवा सकते हैं? विज्ञापन द्वारा। अगला आता है पदोन्नति और नियुक्ति। तो देखिए, पदोन्नति के लिए इच्छुक व्यक्तियों की भी भर्ती की जा सकती है। लेकिन चयन क्या है? तो चयन नियुक्ति के लिए किया जाता है। अगला हम देखें तो भविष्य या वर्तमान। तो देखिए, भर्ती जो होती है वो भविष्य के लिए होती है, यानी कि फ्यूचर में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम आज क्या करते हैं? भर्ती निकालेंगे, तो लोग आवेदन करेंगे, जो कि भविष्य के लिए है। लेकिन चयन जो होता है वो वर्तमान के लिए चयन होता है, यानी कि वर्तमान के लिए चयन कर नियुक्ति देने का अनुमोदन किया जाता है। तो चयन जो होता है वो वर्तमान के लिए है और भर्ती जो है वो भविष्य के लिए है। अगला जाता है समय की बात करें तो भर्ती के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। हम चयन पहले नहीं करते हैं, पहले भर्ती होगी उसके बाद चयन होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास भीड़ नहीं होगी, उस भीड़ में से हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आवेदन हम कैसे प्राप्त करते हैं? भर्ती द्वारा प्राप्त करते हैं। तो भर्ती होने के बाद ही हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। लेकिन यहां हम बात करें तो चयन के बाद नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। अब चयन होने के बाद क्या किया जाता है? तो जिन व्यक्तियों का चयन हुआ है उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, यानी कि नियुक्ति पत्र दे देंगे या नियुक्ति आदेश पत्र दिया जाएगा कि आप आइए और अब इस पद पर या इस पद को संभाले और अपनी सेवाएं दीजिएगा। अगला हम यहाँ पर अंतर देखें तो अगला आता है संख्या। तो भर्ती में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा लमसम, जैसे अभी पटवारी की जो भर्ती निकली थी उसमें काफी लोगों ने आवेदन किया है। तो इसमें भर्ती में क्या होता है? संख्या ज्यादा होती है। लेकिन सिलेक्शन में, चयन में संख्या कम होती है, क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाता है जिनको, जो योग्य होते हैं या जो कुशल कर्मचारी होते हैं या जिनका सिलेक्शन किया जाता है। तो चयन में प्रत्याशियों की संख्या सीमित होती है या हम बात करें कम होती है। अगला आता है साधन या साध्य। तो भर्ती एक साधन है, साधन मतलब एक जरिया, एक सोर्स है, उसके आधार पर होता है। ठीक है? लेकिन चयन क्या? एक साध्य है, यानी कि उस तक पहुंचा जाता है। तो भर्ती एक साधन है और चयन एक साध्य है। अगला आता है आधार। तो भर्ती चयन का आधार है। भर्ती क्या है? भर्ती के बेस पे ही चयन किया जाता है। तो भर्ती एक आधार, एक बेस है, किसके लिए? चयन के लिए। लेकिन यह किसका आधार है? ये चयन तो नियुक्ति का आधार होता है, क्योंकि जिसको हमने सेलेक्ट किया उसकी हम नियुक्ति करेंगे। ठीक है ना? तो भर्ती क्या है? चयन का आधार है और चयन किसका आधार है? वो नियुक्ति का आधार है। अगला आता है प्रोत्साहन अनुमोदन, यानी कि प्रोत्साहन किसको किया जाता है और अनुमोदन किसका किया जाता है? तो नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ये किसमें? भर्ती में किया जाता है। और चयन में क्या किया जाएगा? जो हमने प्राप्त आवेदन है
उनमें से उपयुक्त प्रत्याशी की सेवा करने में या सेवा में रखने या नियुक्त देने का अनुमोदन किया जाता है। तो चयन में क्या किया जाता है? नियुक्ति करने के लिए अनुमोदन किया जाता है और भर्ती में प्रोत्साहन दिया जाता है। तो साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमने देखा कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या होती है और साथ ही हमने समझा कि भर्ती चयन में क्या अंतर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।